हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 और चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका पूरा। और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, और बाद में हमको पढ़ना है कि अगर क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आप फसल की प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो आपकी फसल प्रोड्यूस होने के बाद ख़राब हो जाएगी। जब तक आपने खेती की तब तक तो नहीं ख़राब होंगी, लेकिन जब आप उसको लाकर अपने घर पर स्टोरेज करेंगे और प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो जाने के कारण वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या है कि पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो अपने चाचा जी के घर जा रहे हैं, जो किसान हैं। और उनके घर पहुंचकर वो लोग क्या देखते हैं फील्ड में, मतलब खेत में, कि खुरपी है, सिकल है और ये सॉवेल रखा है, प्लग रखा हुआ है। तो जो बूझो होता है वो कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि आखिर इन टूल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। तो उससे पहले बात ये आती है कि जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। फूड क्या होता है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड लिया जाता है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल और ह्यूमन दोनों ही अपना फूड नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया था कि फूड की आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमको फूड की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमारी बॉडी वर्क करती रहे। ठीक है, तो जैसे जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, उसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व हैं। और वो स्टेप कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप है डाइजेशन का, दूसरा रेस्पिरेशन का, तीसरा एक्सक्रेशन का। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस तब होगी जब आप पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, पूरा चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो भी पढ़ें। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बूझो की तरफ से कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी को खाना कैसे दिया जाता होगा, कैसे खाना इतना बड़ा प्रोड्यूस हो जाता है, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उसको पहले बताती है कि हमारे यहाँ जो फसल की उगाई की जाती है वो बहुत बड़ी संख्या में की जाती है, यानी फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एक लार्ज स्केल पर, ताकि उससे जितने भी पॉपुलेशन है हमारी, उन सभी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और उनका क्या क्या होता है, उनका इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर बताया गया कि उनका रेगुलर प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन उसका नेसेसरी किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, ताकि सभी लोगों तक अनाज पहुँच जाए। अब कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लें जो कि है हमारी। देखिए, जब किसी भी एक टाइप की फसल को एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को क्रॉप बोला जाता है। क्रॉप जैसे वीट की हो गई, तो एक बड़े से फील्ड पर उसी को उगाया जाता है। आप पहले ही जानते होंगे कि क्रॉप हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, चाहे सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो। तो इनको इनके सीज़न वाइज, जैसे कौन से सीज़न में क्या होता है, उसको कैटेगराइज किया गया है। और जो हमारा भारत देश है ये एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, एक रीजन से दूसरे रीजन तक वेरी करती रहती है। और इसी कारण जो हमारा देश है वो क्या है, वो फूड प्रोडक्शन के मामले में बहुत रिच है। ठीक है, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं। और इन सभी से हट करके कुछ फसलों के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पैराग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप की। खारिफ क्रॉप क्या होती है? खारिफ क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी जो बोआई होती है वो रेनी सीजन में होती है, उन्हीं को खारिफ क्रॉप्स बोला जाता है। रेनी सीजन का जो महीना होता है इंडिया में वो लगभग जून से सितंबर तक का होता है। इसमें क्या क्या ग्रो किया जाता है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खारिफ, ये फसलें हैं। तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि कुछ फसलें ऐसे बताइए जो खारिफ क्रॉप हो, तो वहाँ आप लिख देंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। सेकंड आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या हैं? यानी ऐसी क्रॉप्स जो ग्रोन की जाती हैं विंटर सीजन में। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च इनकी बुआई होती है, इनको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है रबी क्रॉप्स के? वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। इन सभी से हटके पल्सेस, वेजिटेबल्स भी समर सीजन में कई जगहों पर बोई जाती हैं। फिर बात आती है कि ऐसे कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बूझो द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और पहेली ने उसका जवाब दिया, उसको देखिए।
यहाँ पर जो बूझो है वो कह रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये क्वेश्चन है कि आखिर पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं करते हैं। तो जो पहेली है बताती है कि पैडी जो होता है उसको बहुत बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उसको रेनी सीजन में उगाया जाता है, बुआई की जाती है, ताकि उसको पूरे समय क्या होता है, एक अच्छी पानी की प्रॉपर पानी की मात्रा उसको मिलती रहे। और जो कल्टीवेशन होता है यानी जो क्रॉप्स की बुआई जुताई ये सब पूरा प्रोसेस होता है, इसमें कई बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो फार्मर को करने पड़ते हैं एक लंबे समय तक। आप जानते होंगे कि अगर आप अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी आप प्रॉपर केयर करते होंगे, जैसे उसकी देखभाल करना, धूप प्रॉपर देना, पानी देना और उसका पूरा मैनेजमेंट करना, ये सब आप देखते होंगे एक लंबे समय तक जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। ठीक इसी तरीके से इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आप देख रहे हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है हमारा सोइंग, तीसरा है एडिशन मैन्योर्स और फर्टिलाइजर, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स, छठा है हार्वेस्टिंग और सता है स्टोरेज। इन सभी को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो जो प्रिपरेशन है सॉइल का, ये एक ऐसा स्टेप होता है कि जब मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल के लिए, क्योंकि जब आप उसी खेत में पहले कोई फसल लगा चुके होते हैं तो वो फसल खेत के न्यूट्रिशंस को अपने में ले लेती है, जिससे फूड की जो फर्टिलिटी होती है, मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ऑलरेडी डिक्रीज हो जाती है, जबकि फूड में न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो अच्छा फसल आपकी उग जाती है। तो उसी तरीके से जो पहला स्टेप है वो सॉइल की प्रिपरेशन ही होती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप भी होता है, टास्क होता है एग्रीकल्चर में। सॉइल को हल्का सा लूज किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप फसल लगाते हैं तो उसकी जो रूट होती है वो बहुत डीपली जाती है, और आपकी जो फसल है उसको प्रॉपर नरिशमेंट डीप में ही मिलता है, जहाँ पानी ऑक्सीजन सब कुछ उसको एक प्रॉपर मात्रा में मिलने लगता है। फिर यहाँ बात आती है, फिर आप इस पैराग्राफ को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सॉइल आखिर आप लूज क्यों करते हो। सबसे पहला रीज़न तो उसका आंसर मैंने बता दिया कि उस पर जब वो डीपली चला जाता है उसका रूट, तो अच्छे से उसमें सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पहुँच जाते हैं अगर जो भी आप प्लांट लगा रहे होते हैं। फिर इसमें कहा गया कि जो लूजेंट सॉइल होती है वो ग्रोथ करती है किसकी, अर्थवॉर्म्स की, माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है सॉइल में। तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फार्मर फ्रेंड कहलाते हैं, क्योंकि वो लूजेंट सॉइल में ह्यूमस ऐड कर देते हैं, और ह्यूमस जब हो जाती है तो अच्छे से आपका जो प्रोडक्शन होता है वो और भी बेटर हो जाता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि सॉइल मिनरल कंटेन करते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसमें होते हैं। और अगर बात आगे बढ़ाई जाए इन एडिशन, तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं जब वो सॉइल में कंपोज हो जाते हैं, इनको सॉइल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और इसी तरीके से जो वेरियस न्यूट्रिशन होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में वो कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं, और उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा होता है। और अगर बात करें कि कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स की बात करें तो टॉप लेयर जो होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट के ग्रोथ को। ज़्यादा अंदर तक लाइफ भी नहीं सपोर्ट होती है किसकी, प्लांट्स की। ज़्यादा अंदर तक उठ जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर्स तक प्रॉपर नरिशमेंट पेड़ को मिलता रहता है। और जो सॉइल लूज कर दी जाती है वो न्यूट्रिशन को बढ़ा देती है। बात करें तो केवल कुछ सेंटीमीटर्स तक ही जो टॉप लेयर होती है वो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करती है, और जो सॉइल लूज हो जाती है तो वो अपने साथ न्यूट्रिशन रिच सॉइल पूरा बना लेती है, एक पूरा लेयर डेवलप कर देती है, और प्लांट उसी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके अपने ग्रोथ को अंजाम देते हैं, यानी अपना ग्रोथ करते हैं। इसी तरीके से जो टर्निंग और लूजनिंग होता है सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। और जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूज करने का और उसको टर्निंग करने का, उसी को क्या बोला जाता है, टिल्टिंग या प्लगिंग बोला जाता है। ये रही आपकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, इसको किससे डन किया जाता है, इसको डन किया जाता है प्लग का इस्तेमाल करके। प्लग जो होते हैं ये वुड और आयरन के कंबाइन करके बनाए जाते हैं, और इनको आप हल के नाम से भी जानते हैं।
और जब सॉइल बहुत सूखी हो जाती है तो उसको वाटर चाहिए होता है, पानी दिया जाता है पहले प्लगिंग करने से पहले। तो जो प्लग फील्ड होती है सॉइल में, उसमें दरार पड़ जाती है। देखते नहीं होंगे कि जैसे जब पानी खेत में पड़ जाता है तो कुछ दिन बाद उसमें क्या दरारें टाइप की आ जाती हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि उसको ब्रेक किया जाए, ठीक है, ब्रेक किया जाए। फिर फील्ड को लेबल्ड किया जाता है क्योंकि वो बेनिफिशियल होती है किसके लिए, जो बोआई होती है और इरिगेशन भी फसल के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। लेबलिंग सॉइल का किससे डन किया जाता है, लेबलर की हेल्प से किया जाता है। कुछ टाइम क्या होता है कि मैन्योर को ऐड किया जाता है टिलिंग के पहले। इससे क्या होता है कि जब आप मिट्टी पलटने का काम करते हैं ना तो वो एकदम पूरा मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसे कोई भी आप पाउडरी सब्सटेंस ले, 2-3 पाउडर एक ही में मिक्स कर दें, तो उसी तरीके से जो मैन्योर डालते हो आप तो वो एक साथ अच्छे से उसके साथ मिक्सड हो जाता है सॉइल के साथ। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात करें तो जो फसल मतलब जो सीड होती है उसकी बोआई की जाती है। ये क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि जब सॉइल क्लम्स हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा पूरा सब कुछ हो जाता है, मेंटेन हो जाती है आपकी फील्ड, तो उसको वेरियस टूल की हेल्प से किया जाता है। ऐसे ही आसानी से वो नहीं होता। इनका जो मेन पर्पज़ है इस टूल का वो क्या क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं, प्लग है, हो है और कल्टीवेटर है। यहाँ पर आपको प्लग की तस्वीर दिखाई गई है, ये देखिए। अब बात आती है प्लग की। प्लग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये पुराने ज़माने से ही सॉइल की टिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे क्रॉप्स में मतलब फर्टिलाइजर्स भी ऐड किया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है, सॉइल की टर्निंग भी इसी से की जाती है। इसको वुड से बनाया जाता है और वुल्स के जब पेयर में लगे होते हैं तो वहाँ पर इसको बीच में लगाया जाता है और इसमें एक हॉर्स का जैसे पैर होता है उसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप लगाया जाता है जिसको प्लग शेयर बोला जाता है। मेन पार्ट जो प्लग का है वो एक लंबी सी वुड है, मतलब एक लकड़ी रहती है और उसमें हैंडल होता है वन एंड पे ताकि उसको सेफ्ट किया जा सके, ठीक से उसको होल्ड किया जा सके। अदर एंड अटैच होता है एक बीम से, ठीक है, जिसको प्लेस्ड किया जाता है बुल के नेक पर। इस फिगर को आप देखते रहिए, आपको पूरे पॉइंट समझ में आते रहेंगे। फिर यहाँ पर आपने ये देखा वन पेयर जो बुल्स के हैं उनको ईजिली कोई इंसान हैंडल करके प्लगिंग कर सकता है। और जो यहाँ पर इंडिजिनस वुडन है, लकड़ी है, प्लग है, उसका इस्तेमाल क्या किया, उसको रिप्लेस किया जाता आयरन प्लग। नाउ आज लोहे के उससे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हर बार होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। हो क्या है, ये एक ऐसा सिंपल टूल होता है जिसका इस्तेमाल वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, सॉइल को लूज करने के लिए किया जाता है। इसमें भी एक लंबा रॉड होता है वुड का और एक आयरन होता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंड प्लेट आयरन की इसमें फिक्स की जाती है इसके एक एंड पर, और ये वर्क करता है, ब्लेड के तरीके का काम करता है और इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। इसको भी जानवरों के द्वारा ही किया जाता है, ज़्यादातर खेती उसी से होती थी। बात करते हैं कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर आज के समय, ठीक है, जो प्लगिंग होती है उसको इसी से डन किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा इसको खींचा जाता है। जो कल्टीवेटर का इस्तेमाल है वो लेबर और टाइम दोनों को बचाता है, क्योंकि अगर लेबर आप लगाते हैं तो उससे आपका पैसा भी, कॉस्ट भी बढ़ता है, समय तो लगता ही लगता है। जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो हमारा है सोइंग, यानी बोआई फसल की। सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप का, क्योंकि चाहे आप जितनी फील्ड मेंटेन कर ले, जब बोआई ही नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से होगी। तो बोआई के पहले एक अच्छी गुड क्वालिटी वाली क्लीन और हेल्दी सीड की रिक्वायरमेंट होती है। एक अच्छी वैरायटी भी होनी चाहिए जो कि सिलेक्ट की जाती है, और फार्मर इसलिए उसको प्रेफर करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्शन हो, पैदावार हो, एक बहुत अच्छी मात्रा में हो। सोइंग का पूरा डिटेल आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर। फिर अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ सीड हमारा टॉपिक आता है। सिलेक्शन ऑफ सीड में सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी चाहिए। यहाँ पर जो कह रहा है इसको रीड कीजिए। One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and poured some water on them. After a few minutes, some seed started to float on the top. I wonder why some seed float on water. मतलब ये आपसे कह रही है कि जो पहेली बता रही कि इसकी मम्मी जो है वो चने का जो पूरा चना है उसको पानी में डालती। कुछ देर बाद क्या होता है कि कुछ चने होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं कुछ मिनट बाद, तो चौंक जाती है आखिर इसमें क्या हुआ।
तो वो खुद ही अपना जो जवाब ढूंढती है वो आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कह रही है कि क्या वो सीड वाटर पर जो हैं वो हल्के हो गए हैं, वो डूब क्यों नहीं रहे हैं, वो क्यों हल्के हो गए हैं। तो जो डैमेज सीड होती है उसके अंदर क्या होता है, पानी चला जाता है, क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, और इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करने लगता है, क्योंकि जो डैमेज सीड होती है वो खाली हो जाती है और इसीलिए हल्की हो जाती है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप एक गुड हेल्थी सीड के बीच डिफरेंस निकाल सकते हैं एक डैमेज सीड से। समझ में आया, क्लियर हुआ कि कैसे डिफरेंस करना है। तो जो बुआई होती है उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, आपको ये जानना होता है कि कौन कौन से टूल्स होंगे जो बुआई में इम्पॉर्टेंट होंगे, जो लगेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो बात आती है वो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टूल्स की। टूल जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस फिगर को देखिए और यहाँ पर जो एरो से आपको दिखाया जा रहा है उसको नोटिस कीजिए। ये जो टूल है, जो सीड ड्रिल्स है, आज के ज़माने में जो सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप इस फिगर में देखिए, जो सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बुआई के लिए ही किया जाता है। इससे आपका लेबर टाइम दोनों बचता है और इक्वल डिस्टेंस पर। थ्रो एरो देखिए, ये यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंसेस पर सीड जाती हैं, गहराई में जाती हैं, ताकि वो चिड़ियों के नज़र में ना पड़े, दाना वो ना चुग ले जाएं। और आपकी बीज जब गहराई में जाएगी तो वहाँ से उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पर बूझो की तरफ से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया और पहेली ने उसका जवाब दिया है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। कि वो पूछता है, पहले बूझो पूछता है कि एक नर्सरी है उसके स्कूल के बगल में जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स बैग्स में रखे जाते हैं। तो कहता है कि ऐसे वो क्यों रखे जाते हैं। तो उसको जो पहेली होती है उसका आंसर देती है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे पैडी हो गया, इनको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। जब ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दूसरे खेत में। जब खेत में वहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं तब उनका प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करने के लिए दिया गया है कि जो सीड्स होती हैं उनको प्रॉपर डिस्टेंस पर ही क्यों लगाया जाता है, वैसे ही फेंक दीजिए तो भी तो उगाएंगे। तो जो सीड होती है उसमें दूरी इसलिए बनाया जाता है कि ढेर सारे प्लांट्स एक ही साथ ना उग जाएं, क्योंकि अगर एक ही साथ ढेर सारे प्लांट्स उग जाएंगे तो वो आपस में न्यूट्रिशन शेयर करने लगेंगे। अब वो न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, सनलाइट हो सकते हैं, वाटर का शेयरिंग हो सकता है, न्यूट्रिशन का शेयरिंग हो सकता है। ये सब जब शेयरिंग होगी तो आपके प्लांट्स की जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, डिक्रीज कर जाएगी क्वालिटी। और उसी समय पर जो कुछ प्लांट्स होंगे उनको रिमूव किया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो सके। ओवर क्राउडिंग होगी तो फसल की पैदावार भी अच्छी नहीं होगी, प्लस क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो सब्सटेंसेस हैं जिनको ऐड किया जाता है सॉइल में न्यूट्रिशन के फॉर्म में ताकि हमारी प्लांट की ग्रोथ हेल्दी हो सके, उन्हीं को मैन्योर और फर्टिलाइजर बोला जाता है। आपको डेफिनेशन यहाँ मिलेगी इस ब्लॉक में। देखिए, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बूझो की तरफ से। क्या है, आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म in the neighboring farm the plant are weak, why do some plant grow better than other। एक क्वेश्चन पूछा, खुद से पूछिए कि एक जगह वो हेल्दी क्रॉप देखता है और अपने ही नेबर में वो एक जगह वीक क्रॉप देखता है, तो वो सोचता है कि क्यों कुछ हेल्दी हैं और क्यों कुछ हेल्दी नहीं है, या वो उतने अच्छे क्यों नहीं हैं। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहाँ से एक बेसिक शुरुआत होती कि आखिर मैन्योर और फर्टिलाइजर को क्यों ऐड किया जाता है। जब किसी भी खेत में आप फसल को लगा देते हैं तो वो फसल सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। तो अब जब दोबारा आप उसी में फसल लगाएंगे तो उतनी अच्छी न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाएगी, और वो न्यूट्रिशन की कमी पूरी करने के लिए ही मैन्योर और फर्टिलाइजर का एडिशन किया जाता है। क्योंकि जब किसी फील्ड पर आप कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन क्रॉप्स की करते रहते हैं तो इससे जो क्वालिटी होती है सॉइल की तो वो तो पहले से वीक होती, तो आपके प्रोडक्शन की यानी क्रॉप प्रोडक्शन की भी क्वालिटी लो हो जाएगी और वीक प्लांट आपको देखने को मिलेंगे।
मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट या एनिमल के वेस्ट से डिकम्पोज करके बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में खाने के सामान होते हैं, जैसे केले का छिलका, आलू के छिलके, यानी ये जो सब्जियों के छिलके, फल के छिलके या जो खाना होता है, इनका इस्तेमाल करके भी मैन्योर बनाया जाता है। और एक आपका गोबर हो गया, काऊ डंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर हैं। फार्मर जो होता है वो डंप करता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक गड्ढे में जो कि ओपन होता है और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है। जो डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जो उसको फर्टाइल कर देते हैं, और उसको जब फील्ड में आप डालेंगे तो इससे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो जाता है आपके फील्ड का। तो जो डिकम्पोज मैटर होते हैं उनको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने इसको पहले ही पढ़ लिया, कहाँ, वर्मी कंपोस्टिंग चैप्टर था क्लास 6 में, वहाँ आपने इसको पढ़ रखा है। फिर यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या ग्रो करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर पहले एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आपको रीड करना है, तो उसके बाद इसकी स्टडी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो ग्लासेस में लगाए गए हैं प्लांट्स, क्या उनका बेटर ग्रोथ हो पाएगा और किस क्लास में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ होगा। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं और वो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, इनमें कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। तो ये मैन्योर से किस तरीके के डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जैसे इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, ये सब क्या हैं, आपके फर्टिलाइजर्स ही तो हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फार्मर को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ताकि आप में जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो बहुत अच्छे से हो जाए। जैसे वीट है, पैडी है, मेज है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी हो जाए, क्वालिटी अच्छी मिले और अमाउंट भी ज़्यादा मिले। लेकिन जब हम एक्सेसिव यूज़ कर देते हैं फर्टिलाइज़र का, तो इससे हमारी सॉइल कम फर्टाइल हो जाती है। और फर्टिलाइज़र भी एक वाटर पॉल्यूशन के मेजर सोर्स होते हैं। इसी तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र का, उसको ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए जो फर्टिलाइज़र सब्सटीट्यूट किए जाते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर की तरफ से, तो क्या करते हैं कि हमारे दो क्रॉप के बीच में न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट होता है वो बरकरार रखते हैं। कि जो मैन्योर्स होते हैं ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा कर देते हैं। एक और भी मेथड है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखने का, वो है क्रॉप रोटेशन का, जो कि क्रॉप रोटेशन होता है कि हम अल्टरनेट ईयर पर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। इसको डन किया जाता है जब हम डिफरेंट क्रॉप को अल्टरनेटिवली ग्रो करते हैं। पहले जो किसान थे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, वो लेज्यूम्स क्रॉप को एक सीज़न में लगाते थे और वीट को फिर नेक्स्ट सीज़न में लगाते ही थे। तो इस तरीके से वो सॉइल का रिप्लेनिशमेंट करते थे, किससे, नाइट्रोजन से, और इससे फार्मर्स जो है इनकरेज्ड हुए और उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनाया। प्रीवियस क्लासेस में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ये प्रेजेंट होते हैं नोड्यूल्स में, किसके, लेज्यूमिनस प्लांट के, और इससे वो क्या करते हैं कि सॉइल से नाइट्रोजन लेकर के वो किसको दे देते हैं, प्लांट्स को दे देते हैं, और इससे जो आपकी प्रोडक्शन होती फसल की बहुत अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले जो फर्टिलाइजर्स है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इंसानों द्वारा बनाया जाता है, जबकि मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है और इसको ऑब्टेन किया जाता है जो कैटल्स है हमारे और प्लांट के रेसिड्यू से। फर्टिलाइजर को प्रिपेयर्ड किया जाता है फैक्ट्रीज में, मैन्योर को प्रिपेयर्ड किया जाता है फील्ड में। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं कराते, जबकि मैन्योर जो होते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड कराते हैं। फर्टिलाइजर बहुत ही रिच होते हैं प्लांट्स न्यूट्रिशन के मायने में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा में। मैन्योर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन लेस न्यूट्रिशंस रखते हैं, यानी उनमें न्यूट्रिशन की थोड़ी मात्रा कम होती है। तो इससे हमें समझ में आता है डिफरेंस फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। अच्छा, अब देखिए कि मैन्योर का इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फ़ायदा है। यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से आपको इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एडवांटेज है मैन्योर्स के। तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है उसको फर्टिलाइजर से बहुत बेटर माना जाता है। क्या कारण है इसका,
कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ाता है और सॉइल में पोरस की मात्रा भी बढ़ाता है, यानी होल्ड करता है ताकि जो गैसेज हैं वो इजीली रूट्स तक पहुंच सके। ये इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ताकि जो सॉइल की क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी वो अच्छे इंक्रीज हो जाए, और इस सॉइल के टेक्सचर को भी इंक्रीज करता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इरिगेशन टॉपिक है। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, सिंचाई। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए। वाटर हमारे लिए ही नहीं बल्कि प्लांट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वाटर प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर जो होता है वो मिनरल फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट जो होता है उसमें 90% वाटर होता है। वाटर इसलिए एसेंशियल होता है ताकि जो सीड का जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता है, वो किस में होगा, जब थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व करते हैं वाटर में और ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के हर एक पार्ट तक। वाटर जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को फ्रॉस्ट या हॉट एयर करंट्स को भी, जब गर्म हवाएं लू चलती गर्मी के दिनों में तब। ये मेंटेन करते हैं मॉइस्चर सॉइल के और हेल्दी क्रॉप को उगाने में हेल्प करते हैं फार्मर्स की। फील्ड जो होते हैं उनको प्रॉपर जो पानी दिया जाता है किसानों की तरफ से। जो वाटर की सप्लाई है क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल पर जब दी जाती है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को इरिगेशन बोला जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन का प्रोसेस है वो क्रॉप टू क्रॉप सॉयल के क्वालिटी पर भी और सीजन पर भी डिपेंड करती है कि उसको सिंचाई किस अनुसार देनी है। गर्मियों के दिनों में जो सिंचाई होती बहुत ज़्यादा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो बहुत तेज हो जाता है, और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की, ताकि जो प्लांट्स है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलता रहे, इसीलिए उसकी रेगुलर सिंचाई की जाती है। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है बूझो की तरफ से। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। वो कहता है कि पिछले साल उसका जो पेड़ लगाया गया था वो सूख गया था और डेड हो गया था, क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, और इस बार वो पानी अपने प्लांट को प्रॉपर दे रहा है। अब आता है जो टॉपिक है हमारा वो है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो जो इरिगेशन का सोर्स है उसमें वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स ये सब इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स आपको इस पूरे पेज में आपको देखने को मिल रहे हैं। पेज को देखिए। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या रहे हैं इरिगेशन के, उस पर एक नज़र डालते हैं। वाटर जो होते हैं अवेलेबल होते हैं वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में। उनको डिफरेंट सब्सटेंसेस के थ्रू लिफ्ट किया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। कैटल या ह्यूमन लेबर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिंचाई में, और ऐसे मेथड चीपर होते हैं, लेस इफिशिएंट्स होते हैं। तो जो कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं उनमें क्या है, मोट पुले सिस्टम है, दूसरा चेन पंप है। और जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना है। मॉडर्न मेथड क्या क्या है इरिगेशन के, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये दिखाया गया है आपको, और एक फिगर ये दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है स्प्रिंकल सिस्टम, और यहाँ पर ड्रिप सिस्टम आपको दिखाया गया है। ये सब मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन करने के लिए। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी लैंड्स पर जहाँ पर सफिशिएंट वाटर ना अवेलेबल हो। यहाँ पर परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई जाती हैं जिनमें रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं टॉप पर, और वो मेन पाइपलाइन से ज्वाइन होते हैं और एक रेगुलर इंटरवल के बाद रोटेट होते हैं। जब वाटर उनमें फ्लो कराया जाता है मेन पाइप के थ्रू एक प्रेशर पे पंप के हेल्प से, तो वो क्या होते हैं, उस रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू एस्केप होते रहते हैं और वो स्प्रिंकल्ड होते रहते हैं क्रॉप के ऊपर, जैसे बारिश होती है। स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और सेवरल अदर्स क्रॉप्स में भी। जो हमारा सेकंड सिस्टम है वो क्या है, ड्रिप सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो वाटर होता है वो फॉल करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप नियरली रूट्स के ही, इसी को ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। ये एक बेस्ट टेक्निक है
किसी भी फ्रूट प्लांट्स या गार्डन्स ट्रीज को पानी देने के लिए। वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता और ये एक तरीके से वरदान के रूप में काम करेगा उस इलाके में जहां पर पानी की बहुत कमी है। अब आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे क्रॉप के प्रोडक्शन में, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स एक ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो आपके मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। बूझो और पहली एक वीट के फील्ड पे जाते हैं जो उनके किनारे ही होता है और देखते हैं कि जो प्लांट्स है उस फील्ड में वो वीट के प्लांट्स के साथ उगे हुए हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर जो बूझो है कह रहा है हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पोजली, क्या ये किसी उद्देश्य से वहाँ लगाए गए हैं। तो इस फील्ड में कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो अपने आप ग्रो करते हैं आपकी क्रॉप के साथ। तो वही जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उन्हीं को वीड्स बोला जाता है, जिनको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। जो वीड्स का रिमूवल होता है उसी को वीडिंग बोला जाता है और वीडिंग बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, जब वीड्स होते हैं वो आपके मेन क्रॉप के साथ कॉम्पिटिट करने लगते हैं, न्यूट्रिशन को शेयर करने लगते हैं। और वो क्या शेयर करेंगे? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट। इससे आपकी मेन क्रॉप अफेक्ट होगी और जो वीड्स के बीच में इंटरफेस बन जाएगा हार्वेस्टिंग करते समय, और वो जो है पॉइजनस हो जाएंगे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि वो अच्छे होते नहीं हैं। फार्मर कई तरीके अपनाते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और उनके ग्रोथ को भी। जैसे टिलिंग की जाती है जब क्रॉप्स की बुआई के पहले, तो वो हेल्प करता है अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड, ताकि उनको समाप्त किया जा सके। और वो क्या करते हैं, जुताई के समय में बाहर आ जाते हैं और वो अपने आप सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और जो बेस्ट टाइम होता है रिमूवल ऑफ वीड का, वो क्या होता है? वो होता है कि जब फ्लावर्स, मतलब जो सीड्स हैं आपके फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उसके पहले उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि जो मैनुअल रिमूवल होता है उसमें फिजिकल रिमूवल वीड का होता है और अपरूटिंग के थ्रू भी हो सकता है। उनको ग्राउंड से टोटली उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। समय समय पर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं। इसको आप खुरपी की भी हेल्प से कर सकते हैं, या जो सीड ड्रिल्स है उसका भी इस्तेमाल वीड्स के अपरूट को लाने में किया जाता है। वीड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। कुछ केमिकल्स आते हैं मार्केट में जिनको वीडिसाइड्स बोला जाता है, लाइक 2,4-D। ये क्या है? ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड पर ताकि वो वीड्स को किल कर दे। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, बल्कि जो वीडिसाइड्स होते हैं ये वाटर के साथ डाइल्यूट होते हैं और स्प्रे कर दिए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, जिससे जो वीड्स होते हैं वो सूख जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया बूझो की तरफ से, क्या है? डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? कह रहे कि क्या उसके हाथ पर भी कोई असर होगा जो उस स्प्रिंकल को स्प्रे कर रहा है? तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो वीडिसाइड्स है उसको स्प्रे किया जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ पर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, तब बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, यानी फ्लावर और सीड के फॉर्मेशन होने से पहले। तो जो स्प्रे है वीडिसाइड्स का वो फार्मर के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उन केमिकल्स को बहुत सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको नोज और माउथ भी कवर्ड रखना है जब आप उसको स्प्रे कर रहे हो। ठीक है, इस बात का ध्यान हमको रखना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, यानी अब फसल का प्रोडक्शन हो चुका है, अब कटाई की बारी है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स की जाती है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। क्रॉप की कटिंग उसके मैच्योर हो जाने पर की जाती है, जिसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को बाहर की तरफ काट लिया जाता है और ग्राउंड से उसको काटा जाता है। इसमें 3 to 4 मंथ्स का लगता है जो सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में, तो कटाई की जाती है उनकी। हार्वेस्टिंग हमारे कंट्री में मैनुअली सिकल से की जाती है, जिनको हसिया बोलते हैं आप हिंदी में। तो या तो हार्वेस्टर वाली मशीन्स आती हैं उनसे की जाती है। क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के टाइम मशीन आती है जिनकी कटिंग की जाती है, जो कटिंग करती हैं क्रॉप्स की। जो ग्रेन होते हैं सीड्स के उनको सेपरेट उस समय नहीं किया जाता फ्रॉम द चाफ। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोला जाता है, जब उनको सेपरेट किया जाता है, उसी कटाई के समय उसको नहीं करते हैं। इसको कैरीड किया जाता है एक मशीन के कारण, जिसको कंबाइन मशीन बोला जाता है। इनफैक्ट वो क्या होती है कि हार्वेस्टर भी होती है, एक थ्रेसर भी होती है, यानी कटाई के साथ साथ वो क्या करती है, आपके सीड्स को भी सेपरेट करती रहती है। यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये कंबाइंड मशीन का फिगर है। यहाँ पे
पहेली कुछ बता रही है, उसको हम चलिए पढ़ लेते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर, जिसको पराली बोलते हैं हिंदी में। कटिंग के बाद वो छूट जाती खेतों पे। पहेली वरीड होती क्योंकि वो जानती कि इससे पॉल्यूशन होता है जब फार्मर उसको बर्न कर देते हैं, और फायर पकड़ लेता है, क्रॉप को भी डैमेज कर देता है जो उसके बगल वाली फील्ड पर भी लगी होती है। फार्मर जो होते हैं स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ग्रेन्स और चाफ के बीच सेपरेशन करते हैं थ्रू बिनोइंग। आपने इसके बारे में क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। इस चैप्टर का जो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ा है उसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो स्टोरेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्टोरेज जो होता है आपके प्रोडक्शन क्रॉप का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क भी होता है, क्योंकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको लंबे समय तक आपको स्टोर करके रखना, ये आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। उनको मॉइस्चर से बचा के रखना, इंसेक्ट से बचा के रखना, चूहों से बचा के रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा कर रखना। जो हार्वेस्टिंग ग्रेन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर मॉइस्चर्स होते हैं, मोर मॉइस्चर्स होते हैं, और फ्रेशली हार्वेस्टेड जो आपके सीड्स हैं उनको स्टोर्ड किया जाता है विदाउट ड्राइंग, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल्ड हो जाएंगे, या तो उन पर ऑर्गेनिज्म अटैक हो जाएगा जो कि उनमें क्या कर देगा, उनको पॉल्यूट कर देगा और वो हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाएंगे। इसीलिए उनको स्टोर करने से पहले हम सनलाइट्स में बहुत अच्छे से उनको सुखाते हैं और उनके मॉइस्चर को कम करते हैं, ताकि उनमें जो फंगस होते हैं, फफूंदी जिसको बोलते हैं, वो ना लगने पाए, और ना ही उनमें किसी भी तरीके के पेस्ट, बैक्टीरिया या फंजाई का अटैक होने पाए। यहाँ पर देखिए फिर से पहली कुछ बता रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीफ इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट्स, आई वंडर व्हाई। ये कह रही कि इनकी जो मम्मी जी हैं वो एक लोहे के ड्रम में कुछ नीम की पत्तियां रख देती हैं, तो इसको ये नहीं पता चलता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। यहाँ पर देखिए अब नीचे जो है पूरा स्टोरेज आपको क्या दिखाया गया है, स्टोरेज गोडाउन दिखाए गए हैं। फार्मर जो होते हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट के बैग में या मेटालिक बिन में, क्योंकि जो लार्ज स्केल होता है इन ग्रेन्स को स्टोर करने का वो सिलॉज या ग्रेनरी में होता है, ताकि हम इनको पेस्ट, रैट या इंसेक्ट से भी बचाए जा सकें। जो ड्राई नीम की लीफ होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। जब हम फूड को स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटी, जब ग्रेन्स की स्टोर की जाती है बड़े बड़े गोडाउन्स में, तो वहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे। यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स दी हुई हैं, इनको आपको फिल करना है। करें इस टेबल को फिल करने के बाद आपने देखा होगा कि जो प्लांट एनिमल हैं ये भी हमको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड देते हैं। जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोस्टल एरिया में रहते हैं वो फिश को कंज्यूम करते हैं और ये उनके डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि जो फूड होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, और हमने देख भी रखा है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है इसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब वो चाहे स्टेप कौन कौन से हों, सिलेक्शन हो सीड का, सोविंग्स हो, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम हो, बहुत प्रोसेस इन्वॉल्व है। उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनको रेयर्ड किया जाता है, होम या फार्म्स में भी उनका देखभाल होता है, और तब हम उनसे अपने यूज़ की चीज़ें निकालते हैं। उनको हम प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और केयर भी उनकी करते हैं। जब हम इसको एक बड़े अमाउंट पर करते हैं, एक बहुत बड़े स्केल पर करते हैं, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स का केयरिंग, उनके फूड और उनके शेल्टर का ध्यान रखा जाता है और उनसे अपना यूज़ निकाला जाता है। फिश जो होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और कॉड लिवर ऑयल फिश जो होती हैं वो विटामिन रिच होती हैं, विटामिन डी में रिच होती हैं। और यहाँ पर अब चैप्टर आपका फिनिश होता है और आती है आपकी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आप यहाँ देख रहे हैं, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।